हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आपको हमने सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, जो बचे हैं उनको भी आपको करा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास जो है रिवीजन की है, इसमें जितने भी टॉपिक कराए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं है वो आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हुए वन बाय वन करके देखेंगे। तो आपके लिए क्लास ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो जहाँ कहीं भी आपको वाइगोत्स्की दिख जाए तो समझ लेना सहयोगात्मक अधिगम की बात की गई है। तो वाइगोत्स्की मीन्स सहयोगात्मक। जिस किसकी क्वेश्चन में वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ कहीं पे आपको सहयोगात्मक अधिगम दिख जाता है तो सीधे तौर पर टिक मार देंगे, तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए सेकंड ऑप्शन जो है, क्रिया प्रसूत नहीं होगा, रटंत अधिगम नहीं होगा, निष्कर्ष अधिगम नहीं होगा। तो वाइगोत्स्की मीन्स सहयोगात्मक अधिगम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत है। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत है। विकास कैसी सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत। विकास चक्रीय होता है, रेखीय नहीं। तो रेखीय मीन्स सीधी रेखा में नहीं होता है, क्या होता है, चक्रीय होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं ऐसा नहीं है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है, इनमें बताना है। तो दोहराव और बारंबार तो किसमें होता है, ये होती है ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। कौन सी होती है, ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर बार बार किसी कार्य को करना या किसी बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं श्वालीनता। तो उसको श्वालीनता या श्वालीन बोलते हैं। तो श्वालीन क्रम का विकार, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। श्वालीन क्रम का विकार किसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कथन दिया गया है, फिर उसका कारण दिया गया है। तो पहले क्या है, कथन है, फिर उसका रीज़न है। तो इन दोनों को पढ़ेंगे, पहले कथन पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि उसका क्या या ऐसा कारण हो सकता है या नहीं। तो इसका आंसर बताना है। तो कथन देखेंगे, कथन क्या है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें कथन क्या क्या कहा गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो 12 महीने में बड़बड़ाना या 2 शब्द के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि अन्य ऐसा 20 महीने तक नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या दिया गया है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का काफ़ी भिन्न भिन्न होता है। तो हर बच्चे की अलग अलग भिन्न तरह का विकास होता है। किसी में विकास क्या होता है, तेज़ होता है, किसी में स्लो होता है। तो विकासात्मक जो गति होती है सबकी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न हर व्यक्ति में होती है। तो ऐसा हो सकता है। तो आर जो है कथन एक की व्याख्या सही करता है। तो इस दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखेंगे, ए और आर दोनों गलत हैं, ऐसे तो गलत हो गया, सही है। जबकि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर क्या व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, हमको बतानी है। तो पठन वैकल्य एक डिसेबिलिटी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो जितने भी विकार हैं, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको हमने अपने प्रीवियस क्लास में कराया है। तो हर एक ट्रिक के माध्यम से हमने सभी को बताया है, बहुत ही आसान तरीके से एक ही क्लास में आपको वो एक बार में याद हो जाएंगी। तो बहुत आसान है, उनको जाके देखिए आप, एक बार में आप याद कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से याद कराया था। तो जो पठन वैकल्य होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में लक्स आता है, लक्स साबुन सबने यूज किया होगा अपने घरों में। तो लक्स की स्पेलिंग क्या होती है, लक्स की स्पेलिंग होती है LUX। तो बच्चा क्या करता है, जब LUX होता है उसको बच्चा लुक्स पढ़ता है, जबकि क्या होता है लक्स, बच्चा क्या पढ़ता है उसको लुक्स पढ़ता है। तो पठन वैकल्य पढ़ने से संबंधित ये विकार हो गया, ये हमने ट्रिक बनाई थी। तो देखेंगे इसके ऑप्शन किस प्रकार है। स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई, तो ये नहीं होगा। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई नहीं होगा। ध्वन्यात्मक
प्रसंस्करण में कठिनाई, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। शारीरिक ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो बताना है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन कौन सा निम्न में से करता है। तो देखिए, आपको निगेटिव और पॉजिटिव टर्म की हम एक से क्लास बना देंगे, तो उसमें जो वर्ड हमको निगेटिव मिल जाएंगे तो वो आंसर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मानकीकृत देखने को मिला है, ये निगेटिव टर्म होता है, ये नहीं हो सकता। सीटेट में जो पैटर्न सीटेट का होता है उसके अकॉर्डिंग मानकीकृत निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। मानकीकृत ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन में आंसर दिया है, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचे 2 ऑप्शन, तो इन 2 में देखेंगे, इन 2 में जो हमको बेस्ट लगेगा वो आंसर होगा। तो सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, देखिए सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो दिया है लेकिन इसमें कार्य नहीं डिफाइन किया है, तो ये उतनी अच्छी तरीके से इसको आंसर नहीं बोल सकते हैं। जबकि तीसरे में क्या है, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तो इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण ज़्यादा अच्छे से है और ये आंसर ज़्यादा उससे बेहतर है, तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है, जो अंदर से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आता है उसका कौन सा निम्न में से सही वर्णन करता है? तो सभी को देखेंगे, तो पहला क्या है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो देखो, किसी भी दंड के कारण जो अभिप्रेरणा आ रही है तो ये बाहरी हो गई। देखिए दंड हमको कोई बाहरी आदमी कर रहा है तो ये कैसा हो गया, बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आ रही है, देखिए जो बाहरी पुरस्कारों से आती है वो अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है, और ये बाहर से आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमको आंतरिक अभिप्रेरणा बतानी है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत कार्य से जो अभिप्रेरणा आती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अभिप्रेरणा जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा से आती है, देखिए प्रतिस्पर्धा जो वर्ड है सीटेट का निगेटिव टर्म का वर्ड है, तो प्रतिस्पर्धा जहाँ के भी देखने को मिले तो उसको काट देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो देखिए तर्क चिंतन की बात की गई है। तर्क चिंतन और समाधान, समस्या समाधान की व्याख्या किस में की जाती है? देखिए गतिक में नहीं करती है, सामाजिक में नहीं होता है, नैतिक में भी नहीं होता है। देखिए संज्ञान, संज्ञान जो होता है ये हमारे मस्तिष्क से आता है, ये हमारे चिंतन, तर्क, समस्या समाधान ये भी सभी क्या होते हैं, संज्ञान से होते हैं। जहाँ पे संज्ञान टर्म होगा वहाँ पे चिंतन, तार्किक, समस्या समाधान ये सभी किस में आ जाएंगे, संज्ञानात्मक विकास में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और उसके अनुसार परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो हमको इस प्रकार की योग्यता बतानी है, क्या कहलाती है? तो किस प्रकार की योग्यता, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और फिर उसको उसमें परिवर्तन लाने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए जो पहला ऑप्शन है प्रत्यय स्मरण, इसमें क्या होता है, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हम याद करते हैं या रिकॉल करते हैं, तो ये रिकॉल हो गया, गलत हो जाएगा। रटना नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। अधिसंज्ञान और परासंज्ञान, इसका आंसर चार 4 हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार की योग्यताएं आती हैं, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने और मूल्यांकन करने की, फिर उसके बाद उसमें क्या करना होगा, परिवर्तन करने की जो योग्यता होगी वो कैसे आ जाएगी, अधिसंज्ञान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समस्या समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है? देखिए इसमें क्या है, कई प्रकार की समस्या समाधान जो है उनको ढूंढ रही है, तो ये कई आ गई, तो कई आ गई, कई किसमें होता है, अपसारी चिंतन में कई होता है। अभिसारी चिंतन में एक की बात की जाती है, लेकिन अपसारी में इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, तो इसमें कई प्रकार के चिंतन की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन नहीं होगा, आत्मकेंद्रण नहीं होगा, अतार्किक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। इसमें कई प्रकार के, इसमें देखिए अपसारी चिंतन में मेनली क्या होता है, अपसारी चिंतन में
किसी भी क्वेश्चन के कई सारे हल होते हैं, तो कई सारी चीज़ों की जहाँ बात हो जाएगी तो वहाँ पे अपसारी चिंतन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेश का बाधक है? तो शिक्षा में समावेश का बाधक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर दिख जाता है प्रतिस्पर्धा। ये क्या है? नेगेटिव टर्म है। तो हमको इसमें क्या नेगेटिव टर्म ही बताना है। क्या बताना है? नेगेटिव टर्म ही बताना है जो बाधक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा ये क्या होता है? समावेशी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। इसमें सभी बच्चों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाए जाने में मदद के लिए अध्यापक को क्या देना चाहिए? देखिए समीपस्थ जो विकास क्षेत्र होता है जिसको प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है? देखिए एक तो वो होता है जिसको हम खुद से समझ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन एक वो होता है जिसमें हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं। उसकी सहायता से हम अपने लक्ष्य तक या अपनी पढ़ाई या अपने अधिगम तक पहुँचते हैं। तो वो क्या होता है? इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग इसको पहाड़ भी बोलते हैं, पहाड़ या मड़ान भी बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, पहाड़ या इसके फोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों के किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? तो हमको जो जिम प्याजे का सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। तो उसके हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में, उसको हमने पढ़ चुके हैं। तो उसके अनुसार बताना है हमको वर्ग समावेशन। तो इसमें वर्गीकरण की बात की गई है, किसमें बच्चा वर्गीकरण करता है। तो कौन सी वो स्टेज थी जिसमें बच्चा वर्गीकरण करता है? वर्गीकरण करता है, संरक्षण करता है। तो वो किस में करता है? मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा वर्गीकरण करने लगता है। देखिए मूर्त से क्या मतलब होता है? जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, तो उनमें क्या बच्चा वर्गीकरण करता है, संरक्षण करता है। देखिए संरक्षण और वर्गीकरण इसको डिटेल में हमने अपनी क्लास में पढ़ा था जिन प्याजे वाली, तो उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे जब नई जानकारी का सामना करते हैं, क्या करते हैं बच्चे? नई जानकारी का सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं में स्कीमा में संशोधन करते हैं। देखिए जो स्कीमा होता है, जो पुरानी जानकारी होती है उनमें क्या करते हैं? नई जानकारी से संशोधन करते हैं। तो जिम प्याजे की जो शब्दावली थी उसके अनुसार ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? समायोजन बोलते थे। समायोजन किसे बोलते थे? जो हमारा पूर्व ज्ञान होता था, पूर्व ज्ञान में क्या करते थे? नए ज्ञान की जानकारी को हम समावेश कर लेते थे। तो ये क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है कि शैशवावस्था में क्या होता है? तो हम कंडीशन दिए हैं, इनमें बताना है कि शैशवावस्था में क्या होता है। तो शैशवावस्था में क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज हो जाता है, गलत है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, सही है। देखिए विकास सिर से पैर ये इसमें नहीं कहा गया है। भाषा विकास तेजी से होता है क्योंकि ये विकास के लिए संवेदनशील होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए जिन प्याजे पे क्वेश्चन आया है, जिन प्याजे से आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में 1 या 2 नंबर हर बार आते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जिन प्याजे पे डिटेल में क्लास पढ़ाई है, उसमें बहुत ही आसान शब्दों में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और वहाँ से 1 से 2 नंबर सीटेट के लिए आप कन्फर्म कर लेंगे। तो वो क्लास मिस ना करें, उसको मस्ट है, उसको देखना ज़रूरी है। तो देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या है? इसका आंसर होगा तो जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? तो देखिए अनैच्छिक क्रिया होती हैं जो बिना इच्छा के बच्चे करते हैं। तो वो कब होती हैं? संवेदी गामक में होती हैं। कब करती हैं? संवेदी गामक में होती हैं जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है। हमको समस्या समाधान की प्रक्रिया बतानी है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण का अनुसरण किया जाता है, एक के बाद एक चरण आता है। इस विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है। तो ये किसमें होता है, ये अनुरूपी सोच में नहीं होता है, अनुमानी में नहीं होता है, प्रयत्नवाद त्रुटि में नहीं होता है। तो ये किसमें होता है, कलन विधि में होता है, जिसको एल्गोरिथ्म बोलते हैं। इसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चरण होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, वह कहलाती है, वो क्या होती है। तो देखिए, ये एक प्रक्रिया होती है बच्चे को अधिगम कराने की या खोज कराने की। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, अनुमानी सोच, जिसको ह्यूरिस्टिक देखने को हमको कभी कभी एग्जाम में ह्यूरिस्टिक ही देखने को मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, टीचर जो होता है बच्चे को ऐसा हिंट करेगा या ऐसी मदद कराएगा जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, अनुमानी सोच या ह्यूरिस्टिक इसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नंबर 19 क्या है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या होता है, हमको ये बताना है। तो व्यक्तिगत वाक क्या होता है, प्राइवेट स्पीच होती है। जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 साल का, तो बच्चा क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। तो प्राइवेट स्पीच वो किस लिए करता है, अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने को। तो वो इसमें अपनी हेल्प लेता है प्राइवेट स्पीच की। तो देखिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है, बच्चे की अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। देखिए विनियमित क्या होता है, अपनी बात को आदान प्रदान करने में मदद करता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बच्चे की अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, सही हो जाएगा। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, गलत है। बच्चे की आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, गलत है। बच्चे की चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाने में, ये भी गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत हमको बताता है क्या कहलाता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है, सिर से पैर की ओर, ये सिद्धांत क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है, सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको शीर्षगामी सिद्धांत बोलते हैं। तो देखिए अपने ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, विकास दर की सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, गलत है, ये असमान होती है। विकास अनिरंतर होता है, भी गलत है। विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, सही है। तो हमको शीर्षगामी बताना है। तो शीर्षगामी का मतलब यही होता है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आते समय जैसे को तैसा तर्क इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे को तैसा जो तर्क है बच्चे किस चरण में देते हैं। तो ये हमको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसके अनुसार हमको इसका आंसर बताना है। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, बच्चे ऐसा कब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या है, प्रतिभाशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है। तो इसमें बहिष्करण निगेटिव बताना है हमको, निगेटिव टर्म का निगेटिव आंसर। देखिए सीटेट के लिए याद रखिएगा, निगेटिव टर्म का क्या होगा, निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए निगेटिव टर्म हमको ढूंढना है। तो पहला ही ऑप्शन निगेटिव टर्म है, कार्यात्मक स्थिरता, ये क्या है, निगेटिव टर्म है। तो पहले ही आंसर हो जाएगा इसका। अब सारी चिंतन भी सही होगा, केंद्रित ध्यान भी ठीक होगा, सादृश्य मूलक भी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। तो हमको समावेशी शिक्षा के बारे में बताना है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें पहला ही टर्म निगेटिव मिल गया, तो हमको निगेटिव इसमें नहीं बताना है, हमको इसमें पॉजिटिव टर्म बताना है। निगेटिव टर्म आंसर कब होता है, जब आपसे निगेटिव ही आंसर पूछा जाएगा। तो निगेटिव का निगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होता है। तो पहला आंसर क्या है, मानकीकृत निगेटिव है, ये नहीं हो सकता। रूढ़िबद्धताओं, ये भी गलत है, निगेटिव हो गया। आगम्य इमारती ढांचा, ये भी निगेटिव हो गया। तो आंसर नंबर 4 क्या है, विविधता को स्वीकृति। विविधता मतलब समावेशी शिक्षा में क्या होता है, विविध प्रकार की जो चीज़ें होता है उनकी स्वीकृति की जाती है, सभी को समान रूप से आगे बढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सभी आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, गलत है। अंकों को, जो अंक है विद्यार्थी के, उनका पता लगाना ऐसा लक्ष्य नहीं होता है। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, ये सही है। आगे बढ़ेंगे। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, गलत है। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, गलत है। तो आपसे आंसर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये देखिए हमने प्रीवियस क्लास में इसको कराया है, तो इसको भी आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपने 1 से 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। कोहलबर्ग, जिम पियाजे, वाइगोत्स्की सभी सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों से अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो इसका आंसर हमको बताना है। तो देखिए जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसके अनुसार इसका हम आंसर करेंगे। तो देखिए ये तो इसके सिद्धांत में था नहीं, तो इनके सिद्धांत में क्या क्या था? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत था। तो पूर्व परंपरागत में क्या था? बच्चे सेल्फ का ही सोचते थे, सेल्फ के बारे में ही सोचते थे। लेकिन क्या था? परंपरागत में क्या होता था? बच्चे समाज या सोशल से प्रभावित होकर उससे अपेक्षानुसार कार्य करते थे। तो ये कैसा हो गया? ये सोशियल हो गया। कैसा हो गया? सोशियल। इसके अलावा जो उत्तर परंपरागत था, इसमें बच्चे सेल्फ ही खुद से रोल बनाते हैं, फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशियल वाला परंपरागत। इसमें बच्चे क्या करते हैं? दूसरों से प्रभावित होते हैं, तो बच्चे इसमें अपेक्षानुसार उनके कार्य करते हैं। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी आप हमारी प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, वहाँ से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या करता है? व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, क्योंकि इसमें सोशल के बारे में बच्चा ज़्यादा सोचता है। समाज जो होता है उसके बारे में बच्चा ज़्यादा सोचता है। समाज हमें अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा, तो बच्चा समाज पे बहुत ही ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आसान सी क्लास थी। देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो हर एक क्वेश्चंस को आप देखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने प्रीवियस क्लास में कराया है, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे।